Hello friends, you are watching me on your channel, The Legal and Political Discussion with Zarina Nawaz Kanrani. Today we are going to talk about most important subject and this topic is related with everyone's life. हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कहीं पे किसी के साथ कोई वाक़या पेश आता है तो वो फ़ौरन जब रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस क्या करते हैं कि उसके एफआईआर नहीं लेते और उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जबकि पुलिस को जो है वो बाउंड है एफआईआर करने के लिए और विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिले विदाउट एनी काइंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आइदर द इन्फॉर्मर हु इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस, अगर वो सही भी है तो भी उसको रजिस्टर करना चाहिए, अगर नहीं है तब भी उसको रजिस्टर करने के लिए वो बाउंड है, क्योंकि वो पहले इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डिले कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई इन्फॉर्मर गलत भी हो रहा है, कोई झूठी खबर भी दे रहा है तो भी उसके लिए कानून मौजूद है जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मगर यहाँ पर बात हो रही है एफआईआर की, तो एफआईआर जो है, सबसे पहले तो मैं अपने पब्लिक को ये भी बता दूं कि जो मोस्टली हम सुनते हैं कि एफआईआर, तो ये एफआईआर है क्या। एफआईआर इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनीबडी जो भी कोई आदमी हो और वो किसी भी किस्म की कोई केस के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा हो, किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के हवाले से, तो पुलिस को चाहिए कि वो जो है इंफॉर्मेशन एफआईआर के सूरत में जो है लिखे और उसको एफआईआर का नंबर दे दे। एफआईआर का जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर का स्पेशल फॉर्मेट मौजूद होता है और ये फार्मेट जो है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस ऑफिसर इज़ द बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। तो एफआईआर से ये नहीं है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर हुआ तो वो मुजरिम हुआ, वो कभी मुजरिम नहीं होता, जब क्योंकि एफआईआर इज़ जस्ट ओनली द स्टार्टिंग प्रोसीजर। उसके बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी विदाउट एनी परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, विदाउट एनी परमिशन ऑफ अरेस्ट वारंट्स, ये नहीं चाहता। जब एफआईआर हो गया है और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में ही हमेशा एफआईआर होता है तो पुलिस जो है 156 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। अब एफआईआर के लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो सबसे पहली चीज़ है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होना चाहिए और ये जस्ट ओनली पुलिस स्टेशन पे ही दर्ज होती है और इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसमें तमाम केस के डिटेल्स आ जाते हैं। इन्फॉर्मर कोई भी हो, अगर कोई इन्फॉर्मर नहीं है तो स्टेट भी बाउंड है कि उसको खुद एफआईआर में तब्दील करे और जो है ना उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करे। ये टोटल एफआईआर के मुतालिक मैंने आपको बताई है। सो द व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बताया कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब होता है काबिल दस्तंदाजी। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में अगर काबिल दस्तंदाजी होगा तभी पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अगर कोई केस ऐसा हो जो नॉन कॉग्नाइजेबल होता है तो उसको रिड्यूस करते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में। जैसे कि आपने मोस्टली सुना होगा कि फ़लाँ बंदे का एफआईआर नहीं हुआ मगर एनसी दाखिल की गई है, और एनसी का मतलब है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ये नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब हुआ है कि गैर जिस तरह से दस्तंदाजी नाकाबिल दस्तंदाजी हुआ और इसमें पुलिस डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती, केस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, इसके लिए इनको परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, वारंट्स की भी परमिशन ज़रूरत होती है। तो जो एनसी को हल्का लेते हैं ये भी गलत है, क्योंकि एनसी में बहुत बड़े सज़ाएं भी मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि अगर किसी के ऊपर एनसी हुआ तो मतलब कि वो रिलैक्स हो जाएगा कि या कुछ, तो ये नहीं है। एनसी भी एक अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप आ जाते हैं, अगर आपके पास अल्टरनेटिव क्या है, अगर आपके साथ कोई केस हुआ, कोई वाक़या हुआ है और वो वाक़या भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आपका पुलिस जो है एफआईआर नहीं ले रही, तो आपने क्या करना है। आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारे जो पुलिस अफसरान हैं तो माशाल्लाह से उन्होंने एक सेटअप अपना ऐसा बनाया हुआ है कि किसी का भी केस नहीं लेना पहले स्टार्ट में, चाहे एक मर्डर क्यों नहीं किया हुआ हो तो भी नहीं लेते, क्योंकि वो जो नंबर ऑफ़ एफआईआर से पता चलेगा कि इसकी जुरिस्डिक्शन में कितने क्राइम हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि एफआईआर नहीं लेते। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, क्या आप अगर आपका एफआईआर नहीं हुआ तो क्या आप चक्कर ही काटते रहेंगे या घर जाकर सो जाएंगे। डेफिनेटली यू नीड एन अल्टरनेटिव वे। तो आपको किस तरह से एक अल्टरनेटिव रेमेडी चाहिए लॉ के हिसाब से जो एक्शन ले सके आपके केस के ऊपर, आपके मुश्किल में आपके जो है ना एक्शन लिया जाए। तो कानून ने इसका एक जो है अल्टरनेटिव रेमेडी दिया हुआ है।
तो 2007 का पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल आप देखेंगे पेज नंबर 372, तो उसमें 22A एंड 22B के हवाले से जो है पावर्स ऑफ जो जस्टिस ऑफ पीस को दिए गए हैं फॉर द FIR, और ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के भी उसमें बताए गए हैं। इसमें आपको जो इनकी जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है। प्रोसीजर ये है कि आप गए पुलिस स्टेशन, आपका FIR नहीं लिया गया, तो आपने रिटर्न में एक एप्लीकेशन देनी है अपने एरिया के जो SP हैं उनको। अगर SP ने आपका रिसीव किया है एप्लीकेशन, उसके बाद FIR नहीं हुआ, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, देन आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है कि आप अपने कंप्लेंट के साथ आप जो भी बताना चाहते हैं इस कॉपी को लगाकर जस्टिस ऑफ पीस के पास सबमिट करवाएंगे, फाइल करेंगे, तो जस्टिस ऑफ पीस इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। वो पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि आप इसका जो है FIR रजिस्टर करें। सो द व्यूअर्स, अगर आप जो है 22AB का एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं करना चाहते, तो आपके पास जो तीसरा रेमेडी है जिसको आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, वो है 200 CRPC में डायरेक्ट कंप्लेन का। कंप्लेन जो है सेक्शन 4 सबसेक्शन H में जो है CRPC में डिफ़ाइन किया गया है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्लेन देखना चाहते हैं तो एक प्रेसिडेंट है लाहौर का, PLD लाहौर 2010, और इसके पेज नंबर 692 में आप देखेंगे तो उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। इंग्रेडिएंट्स में ज़रूरी क्या है, एक तो है एलिगेशन का होना ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे है कि जो है रिटन दे सकते हैं आप, ओरली भी दे सकते हैं, और तीसरे नंबर पे है कि नो पुलिस रिपोर्ट, इसमें कोई पुलिस रिपोर्ट होनी नहीं चाहिए। अगर क्योंकि अगर पुलिस ने आपसे नहीं लिया तभी तो आप आए हैं मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेन में, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें ये दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, कंप्लेन किसी भी टाइप का हो, नॉन कॉग्निजेबल भी आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल करने का मकसद ये हुआ कि अब वहाँ पर हम जस्ट रजिस्टर करवाएंगे FIR को, तभी FIR रजिस्टर होता है, क्योंकि उसका स्पेशल फॉर्मेट है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं और आपका जो भी लैंग्वेज है, सिंधी, उर्दू, बलोची जो भी है, आप उसमें अपने कंप्लेन जो है वो लिख सकते हैं, लिख के वो मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते तो ओरली भी आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आप ओरली आपने दिया तो फिर आपका ओथ पे एग्जामिनेशन होगा अंडर सेक्शन 200 CRPC में। ये जो ओथ पे है करेंगे, ओथ के बाद उसने देखा कि ये तो वैलिड है, ऑफेंस भी बन रहा है, तब वो क्या है इशू ऑफ प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा। उसका फिर तरीक़ेकार यही है कि वो अपॉइंट करेगा, पुलिस को भी अपॉइंट कर सकता है एज ए इन्फॉर्मर, किसी प्राइवेट बंदे को भी एज ए इन्फॉर्मर वो जो है कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो है इशू किस तरह से प्रोसीजर स्टार्ट करेगा इंक्वायरी का या इन्वेस्टिगेट का, तो वो इन्वेस्टिगेट इस वजह से ऐसे करेगा कि इशू करेगा पहले तो समन्स में नहीं आया तो फिर वारंट्स करेगा, अगर वारंट्स में भी नहीं आया तो फिर एब्सकॉन्डेंस प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डेंस इशू करेगा। फिर जो है एज नॉर्मली जैसे कि ट्रायल स्टार्ट होता है, फिर वो ट्रायल पे आ जाएगा और ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये दूसरी चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो भी डायरेक्ट कंप्लेन है, अगर उसमें देखा जाए कि जो भी ख़बर देने वाला बंदा है, ठीक है, या वो खुद भी दे सकता है, किसी का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, किसी भी ऑफेंस का दे सकता है, उसके अपने साथ किया हुआ हो, उसके किसी रिलेटिव के साथ कोई ऑफेंस हुआ, उसको इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, इवन दो अगर वो बाहर भी उसके रिलेटेड नहीं है मगर उसने कोई, सो इट मीन्स कि इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है। इन्फॉर्मर होने के लिए ख़ुद जज साहब भी एक्शन ले सकते हैं अगर उनके इल्म में आ रहा है कोई कंप्लेंट नहीं है और कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ है जज साहब के नॉलेज में, तो देन ही हिमसेल्फ कैन बी द कंप्लेनेंट। और साथ में एक मैं दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जा रही हूँ रिटन और ओरल के हवाले से। अगर आपने ओरली दिया तभी एग्ज़ामिनेशन ऑन ओथ हो सकता है, अगर आपने सिर्फ ज़ुबानी बताया है तो ज़ुबानी बताने वाले का ओथ इन एग्ज़ामिनेशन ऑन ओथ हो सकता है, और उसके लिए क्या होता है कि जज साहब इज़ बाउंड टू रिड्यूस इन राइटिंग, और उसको स्टेटमेंट को राइटिंग में लिखे और उसके बाद अपने सिग्नेचर भी करेगा, साथ में कंप्लेनेंट के भी सिग्नेचर लेगा, अगर विटनेस मौजूद हैं तो उनके भी सिग्नेचर ले सकता है। और अगर कोई कोर्ट ट्रांसफ़र करता है, अगर किसी कोर्ट ने कोई केस ट्रांसफ़र कर दिया हो, अगर एक मजिस्ट्रेट ने पहले से ओथ लिया हो या हायर कोर्ट ने पहले से
उनका ओथ लिया हो, या हायर कोर्ट या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जब आता है पहले से रिटन में आया हुआ है, तो देन इट्स नॉट नीडेड फॉर द मजिस्ट्रेट टू टेक इट ऑन ओथ, तो उसको एज इट इज़ रहने देगा। ये तकरीबन था टोटल था जो है कंप्लेंट के हवाले से। अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लेंट देखना चाहते हैं तो ये 2007 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल और इसके पेज नंबर 227 में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लेंट्स जो है वो दिए गए हैं। सो द व्यूअर्स, आपको मेरा चैनल कैसा लगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई लीगल कंसल्टेंसी चाहिए आइदर इन पाकिस्तान और UAE, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर 0521984159, और मेरा ईमेल एड्रेस है zarinanawaz07@gmail.com। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।